हेलो एवरीवन। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है केचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व। केचुए को इंग्लिश में कहते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसे दिखाई देता है? ये डायग्राम है, आउटर स्ट्रक्चर का डायग्राम है। ये देखने में कुछ इस तरीके का केचुआ हमको दिखाई देता है। अर्थवॉर्म को अलसिया भी कहते हैं और हिंदी में से कहेंगे मिट्टी का कृमि। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो केचुए के बारे में सबसे पहले हमें बताया प्रोफेसर के.एन. बेहल ने। सबसे पहले के.एन. बेहल ने केचुए के ऊपर शोध किए और अपनी शोध पुस्तक में केचुए के बारे में सारी जानकारी हमें दी। प्रोफेसर का नेम है के.एन. बेहल। इनका पूरा नाम है कर्ण नारायण बेहल। इन्होंने सबसे पहले केचुए के बारे में शोध किया। अब हम इसके बारे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्गीकरण। तो अगर ऐसा क्लासिफिकेशन हम देखें तो फाइलम यानी कि संघ है एनेलिडा, वर्ग यानी क्लास है ओलिगोकीटा, गण यानी ऑर्डर ओपिस्थोफोरा, जीनस है पैरेटिमा और जाति है पोस्थुमा। तो वंश और जाति के अकॉर्डिंग इसका नाम हुआ पैरेटिमा पोस्थुमा। यानी कि हम जो केचुए का अध्ययन करेंगे वो कौन सी जाति का है? पैरेटिमा पोस्थुमा का है। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि ये बाहर से हमें कैसे दिखाई देता है। क्रमी है, क्रमी रूपी संरचना होगी इसकी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पूर्ण रूप से खंडी भवन पाया जाता है। दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को कि ये खंड बने हुए हैं। इसमें लगभग 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। पूर्ण रूप से इसका शरीर खंडों में विभक्त होता है। सारा शरीर जो है इसके खंडों में विभक्त हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसमें सबसे पहले खंड में मुख पाया जाता है, जिसे पुरोमुख भी कहते हैं। ठीक है, हमने इसकी अलग से स्ट्रक्चर बनाई है इसके पहले खंड की। ठीक है, तो पहला ही हमको जो ये संरचना दिखाई दे रही है त्रिकोणीय संरचना, इसको कहते हैं पुरोमुख। ये एक मार्शल पाली समान संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें मुख्य द्वार होता है और उस मुख्य द्वार को घेरे हुए जो संरचना होती है उसको कहते हैं परितुंड या पेरिस्टोमियम। ठीक है, पुरोमुख को कहते हैं प्रोस्टोमियम और परितुंड यानी पेरिस्टोमियम। ठीक है, डिफरेंस कई बार पूछा जाता है कि पुरोमुख और परिमुख या परितुंड में क्या डिफरेंस है। तो प्रोस्टोमियम एक पाली समान मासल पाली समान संरचना होती है, जबकि परितुंड यानी पेरिस्टोमियम ये इसके मुख्य द्वार को घेरे हुए संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो मेन ये दिखने में हमको धूसर चमकीला रंग का दिखाई देता है, चमकीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो ये रंग है वो पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोरफायरिन वर्णक के कारण। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो इसका शरीर पूर्ण रूप से खंडों में बटा हुआ है। मैंने आपको बताया 100 से 120 खंड होते हैं। 100 से 120 खंडों में से 14, 15 और 16, ये जो 3 खंड है 14, 15 और 16, मैंने इसको अलग डिफाइन भी करा है। 14, 15 और 16 इन खंडों को विशेष रूप से पर्याणिका इंग्लिश में से बोलते हैं क्लाइटेलम कहते हैं। यानी कि इसमें गहरी वलय पाई जाती है, गहरी वलय पाई जाती है, ये अलग से पहचाना जा सकता है। ठीक है, पर्याणिका के आधार पर ही इसका जो शरीर है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। यानी कि पर्याणिका से ऊपर यानी कि ठीक ऊपर प्रथम खंड से लेकर 13वें खंड तक, प्रथम खंड से लेकर 13वें खंड तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पर्याणिका। क्या कहेंगे? पूर्व पर्याणिका। इसके बाद आएगा पर्याणिका। इसके बाद 17वें खंड से लेकर और अंतिम खंड तक, 17वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं पश्च पर्याणिका। क्या कहेंगे? पश्च पर्याणिका। एक बार आप इसको डायग्राम को और इसके क्लासिफिकेशन को नोट डाउन कर लीजिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी संरचना में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं शूक, जो कि बाल के समान संरचना होती है, जो कि केंचुए को गति करने में सहायक होती है। उसमें संकुचन और शिथिलन दोनों गति होती है, जिससे कि वो आगे की ओर गति करता है। ठीक है, ये जो वलय दिखाई गई है इसे ही शूक वलय कहते हैं, और इसी से आगे जाके किसका निर्माण होगा, शूक का निर्माण होता है, जिससे कि केंचुआ गति करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केंचुए की बाह्य संरचना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक डालेंगे केंचुए की बाह्य संरचना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाह्य संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आकार और परिणाम, आकार व परिमाण। तो हम बात करें तो केंचुआ द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित से मतलब होता है कि इसे दो समान भागों में, अगर कोई काल्पनिक रेखा ली जाए तो ये इसे दो समान भागों में बांटा जा सकता है। तो ये क्या है, द्विपार्श्व सममित है। क्रमीरूपी है। अब हम इसकी बात करते हैं लंबाई की। तो इसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर तक। इसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर तक, और इसकी चौड़ाई होती है 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर। द्विपार्श्व सममित होता है, क्रमीरूपी होता है, लंबाई है 15 से 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे इसके रंग की। सेकंड पॉइंट है रंग। मैंने आपको बताया ये चमकीला भूरे रंग का होता है, चमकीला भूरा रंग। वर्णक बताया था पोरफायरिन वर्णक, पोरफायरिन वर्णक। हम इसको देख रहे हैं तो बीच में हमको एक लाइन दिखाई दे रही है। ये जो लाइन है वो किसकी वजह से बनी है, इसकी रुधिर वाहिनी की वजह से। मतलब ये क्या है, इसकी रुधिर वाहिनी, इसे हम कहेंगे रुधिर वाहिनी। केंचुए की जो सतह होती है वो दो सतह होती है, एक तो उसकी पृष्ठ सतह और एक होती है उसकी अधर सतह। पृष्ठ सतह और अधर सतह की में भी डिफरेंस होता है। पृष्ठ सतह का रंग अधिक गहरा होता है, जबकि अधर सतह का रंग हल्का गहरा होता है। ठीक है, जो पृष्ठ सतह है उसकी पहचान रुधिर वाहिनी की सहायता से की जाती है। यानी कि रुधिर वाहिनी का रंग जो होता है वो काले रंग का होता है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि ये इसकी पृष्ठ सतह है, और जहाँ पे ये दिखाई नहीं देती उस तरफ इसकी अधर सतह होती है। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं इसकी विखंडी भवन। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें 100 से 120 खंड होते हैं। 100 से 120 खंड होते हैं जो कि अंतराखंडीय होते हैं। इसके जो खंड होते हैं वो पूर्ण तरीके से अंदर तक धसे हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आउटर स्ट्रक्चर पे ही खंड होते हैं, इनर स्ट्रक्चर में भी होते हैं, यानी कि अंदर तक पूरी रूप से ढके हुए, मतलब धसे हुए होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे परिमुख एवं पुरोमुख। फोर्थ पॉइंट है
परिमुख या परितुंड हम इसे कहते हैं, एवं पुरोमुख। मैंने आपको भी डिफरेंस बताया था परिमुख और पुरोमुख, यानी परितुंड और पुरोमुख में। पुरोमुख को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोस्टोमियम और परितुंड को इंग्लिश में हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। यानी कि केचुए का जो प्रथम खंड होता है इसमें स्पष्ट रूप से सिर नहीं पाया जाता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें सिर वाला भाग स्पष्ट नहीं होता है। प्रथम खंड में जो संरचना है, प्रथम खंड जो है उसमें उसका मुख पाया जाता है। ठीक है, मुख के भी इसमें देखिए परितुंड जो है वो मुख द्वार को घेरे हुए होता है, यानी कि ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये तो क्या कहलाती है, परितुंड, यानी कि पेरिस्टोमियम। और जो पेरिस्टोमियम है इसी में मासल पाली के समान, पाली के समान संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पुरोमुख। तो ये प्रथम खंड में पाया जाता है। प्रथम खंड में होता है परिमुख, यानी कि मुख द्वार को घेरे हुए पुरोमुख, यानी कि मासल पाली के समान। देखिए केचुआ जो होता है वो आवास के आधार पर हम देखें तो नमी युक्त मिट्टी में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे मिट्टी में क्या होगी, नमी होगी, ये वहीं पाया जाता है। ये बिल बनाकर मिट्टी में रहता है। ठीक है, इसे रात्रिचर भी कहते हैं। रात्रिचर का मतलब क्या है, ये दिन के समय तो अपने बिल में रहता है और रात्रि के समय बिल में से बाहर निकलता है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में पाया जाता है। इसके मुख्य भाग में जो पुरोमुख पाया जाता है, जो इसकी संरचना है, ये उसकी सहायता से मिट्टी को खोदकर उसमें बिल बनाता है। मिट्टी में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ है उनको खाता है और उन्हीं को जब ये अपने चिप्तियों के रूप में अपने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और वही चिप्तियाँ वर्मी कंपोस्ट के रूप में काम में ली जाती हैं। ये मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। भुरभुरा मतलब कि खाली रिक्त स्थान हो जाते हैं मिट्टी में, जिसकी वजह से उसका मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसी वजह से केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पहले इसके चार टॉपिक पढ़े, आकार एवं परिमाण, रंग, विखंडी व भवन, परिमुख, परितुंड एवं पुरोमुख। ठीक है, अब हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे इसका। अगला है फिफ्थ पॉइंट है पर्यायिका। मैंने आपको भी बताया कि पर्यायिका का क्षेत्र जो होता है वो 14वें, 15वें और 16वें खंड में होता है, यानी कि 14, 15 और 16वां खंड जो होता है वो उसका पर्यायिका क्षेत्र होता है। 14, 14वें, 15वें, 16वें खंड, 16वें खंड में मेखलाकार वलय पाई जाती है, गहरी वलय। जिसे हम क्या कहते हैं, पर्यायिका, यानी कि क्लाइटेलम कहते हैं। पर्यायिका की उपस्थिति के आधार पर केचुए के शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि पर्यायिका की स्थिति के आधार पर
केंचुए को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ये जो पर्याणिका क्षेत्र है ये वयस्क केंचुए में ही दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। इसमें दिखाई देंगे वयस्क केंचुए। तो पहले हम बात करते हैं 3 क्षेत्रों में बांटा गया, मैंने अभी बताया था। पहला है पूर्व पर्याणिका, जो कि प्रथम प्रथम खंड से 13वें खंड तक होता है। इसके बाद सेकंड है पर्याणिका क्षेत्र, जो कि 14वें, 15वें व 16वें खंड में होता है। और थर्ड है पश्चिम पर्याणिका क्षेत्र, जो कि 17वें खंड से अंतिम खंड तक होता है। जो कि 17वें खंड से अंतिम खंड तक होता है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम 6 नंबर पे जाएंगे। सिक्स पॉइंट है हमारा शूक, या शूके भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें एस आकार की बाल के समान संरचना होती है, जो कि इसके लिए गति का कार्य करती है। तो ये जो शूक है प्रथम खंड, प्रथम व अंतिम तथा पर्याणिका क्षेत्र, पर्याणिका क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण केंचुए के शरीर में पाई जाती है। ठीक है, एस आकार की होती है, एस आकार की बाल के समान संरचना, बाल के समान संरचना है। एस आकार की बाल के समान संरचना होती है, जो कि गति का कार्य करती है। किसका कार्य करेगी? गति का कार्य। एक चीज हमने छोड़ दी पर्याणिका के बारे में। पर्याणिका का क्या कार्य होता है? पर्याणिका का कार्य निषेचित होते हुए अंडों के लिए कोकून का निर्माण करना होता है। इधर हम लिख लेंगे पर्याणिका का कार्य। क्या कार्य करता है पर्याणिका का क्षेत्र? निषेचित अंडों के लिए
कोकून का निर्माण करते हैं, कोकून का निर्माण कर, ये पर्यायिका का कार्य होता है। ठीक है, शुक हो गए। शुक यानी प्रथम में अंतिम, प्रथम में इसका जो अंतिम खंड होगा जहाँ पे गुदा उपस्थित होता है उस खंड को छोड़कर और पर्यायिका क्षेत्र को छोड़कर पूरे संपूर्ण क्षेत्र में शुक पाए जाते हैं, जो कि क्या कार्य करेंगे, उसकी गति का कार्य करते हैं। ऐसा कार्य होते हैं, बाल के समान इनकी संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाह्य छिद्र के बारे में। नंबर पे है बाह्य छिद्र। पहला है इसमें मुख। मुख मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम खंड में होता है, प्रथम खंड में होता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देता है। ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये इसका मुख है। ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे, मुख द्वार। ठीक है, प्रथम खंड में होता है। सेकेंड हम बात करेंगे वृक्क रंध्र। वृक्क रंध्र भी कहते हैं इसे। सेकेंड हम बात करेंगे वृक्क रंध्र की। तो वृक्क रंध्र जो है प्रथम दो खंडों को छोड़कर, प्रथम दो खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में वृक्क रंध्र पाए जाते हैं। यानी कि प्रथम दो खंडों को छोड़कर प्रथम दो खंडों को छोड़कर सभी खंडों में वृक्क रंध्र पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। पहला था मुख, दूसरा था वृक्क रंध्र और हम तीसरा पढ़ेंगे शुक्र ग्राहिका रंध्र। शुक्र ग्राहिका रंध्र। ये रंध्र 4 जोड़ी होते हैं। पांचवें से छठे, छठे से सातवें, सातवें से आठवें, आठवें से नवें, इस प्रकार से 4 जोड़ी इसमें शुक्र ग्राहिका रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पृष्ठ रंध्र। प्रथम 11 व अंतिम खंड को छोड़कर, प्रथम 11 व अंतिम खंड को छोड़कर सभी खंडों में पृष्ठ रंध्र पाए जाते हैं, जो कि केंचुए में नमी बनाए रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, त्वचा से बाहर की ओर खुलते हैं और इसके शरीर की नमी को बनाए रखते हैं। ठीक है, 5th नंबर है मादा जनन छिद्र।
मादा जनन छिद्र, ठीक है, जो कि 14वें खंड के बीच में पाया जाता है, 14वें खंड के मध्य में पाया जाता है। फिर इसके बाद बात करें तो नर जनन छिद्र, नर जनन छिद्र जो कि 19वें खंड में पाया जाता है, 19वें खंड में पाया जाता है, ठीक है। बाह्य छिद्र में पहला था मुख, फिर दूसरा था वृक्क रंध्र, तीसरा था शुक्र ग्राहिका रंध्र, चौथा है पृष्ठ रंध्र, पांचवा है मादा जनन छिद्र, छठा है नर जनन छिद्र। अब हम सातवां पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। जनन अंकुरक, पेपिलिया भी बोलते हैं, पेपिला। जनन अंकुरक नाम से पता चल रहा है, जनन अंकुरक यानी कि जनन के लिए सहायक होते हैं। ये 17वें 19वें खंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 17वें व 19वें खंड में। सत्रहवें व 19वें खंड में सहायक ग्रंथियां यानी कि जनन अंकुरक पेपिलिया पाए जाते हैं। बात करें, लास्ट हमारा है गुदा, नीचे नहीं लिखेगा, 1 नंबर पे है गुदा, जो कि अंतिम खंड में पाया जाता है, अंतिम खंड में पाया जाता है। तो ये हमारे केचुए की हमने आज बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने बताया इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, ठीक है। इसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, उसके बाद हमने इसके खंडों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार के इसमें कितने कितने खंड पाए जाते हैं, कौन से खंड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।